गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम लोग फिर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। मई का करेंट अफेयर्स आज हम एंड करेंगे। इससे पहले जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपन कर चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो मई का सेक्शन आज खत्म होगा। इसके बाद जून और जुलाई 2 और सेक्शंस हमें कवर करने हैं। अब जैसे जैसे आपका ये रिसेंट में आता जा रहा है वैसे वैसे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, लोग आपको भी ताशी दे लेख। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से सब कनेक्ट हो जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स के रिवीजन में बहुत दिक्कत आ रहा है, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, करंट अफेयर्स का एक ही मात्र सॉल्यूशन है, रिवीजन। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए जितना हमने लाइव क्लासेस में कराया, एटलीस्ट, ठीक है। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको जो पहले पढ़ाए हैं आपने करंट अफेयर्स उसको रिवाइज करिए, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन से ही आपको फायदा होने वाला है। इस टाइम कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी पढ़ चुके हैं उसको बस रिवाइज करिए, ठीक है। जितना भी नया पुराना पढ़ चुके हैं सिर्फ उसको रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। नया पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, फंसेंगे, और ऐसी चीजें जो कंसेप्चुअल लगे, जिनमें ज्यादा समझने को हो, वो तो बिल्कुल नहीं करनी है इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें जहां पर डायरेक्ट फैक्ट पढ़ने को मिले वही पढ़िए। और पॉलिटी वाले सेक्शन पे और ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। पॉलिटी हो गया और एक आपका ज्योग्राफी हो गया, ये 2 सेक्शंस ऐसे हैं जहां से सवाल आपके ज्यादा आ सकते हैं। अब बाकी तो देखिए एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कैसा पेपर सेट कर दे। जैसे अभी रिसेंटली यूडीसी का सेट हुआ, उसमें पॉलिटी का सेक्शन काफी कम था, भर भर के ज्योग्राफी थी। तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, बट मेनली जो ट्रेंड देखा जाता है पॉलिटी का क्वेश्चंस आपके आने की ज्यादा रहता है, ठीक है। हाँ, आज का जो टेस्ट था जनवरी मंथ का ही था। देखिए, लाइव क्लास इसीलिए हम आपका करा रहे हैं ताकि जो हमारी तरफ से हमें लगता है ये करंट अफेयर्स पूछे जाने के चांसेस है वो आपको कराया जा सके। हालांकि ये बहुत ही एक मिनिमम पार्ट है जो हम रेगुलर स्टूडेंट्स को देते हैं या रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं या रेगुलर तैयारी करके आते हैं, उसका ये बिल्कुल मिनिमम पार्ट है। तो अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो मेरे ख्याल से आप सारा तो नहीं पढ़ सकते। अब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचे कि आप विवेकानंद पढ़ के सारा करंट अफेयर्स अब 2 दिन में निपटा लें, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है, जो मिनिमम मटेरियल आपको मिल रहा है उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। गुड इवनिंग, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में पार्ट 3। ऑलराइट, अगर कोई नया है ग्रुप में तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, और व्हाट्सएप करेंगे तो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, रिगार्डिंग टेलीग्राम कैसे ऐड होना है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसी नंबर पे आपको, ये अमरजीत सर का नंबर है, उन्हीं से बात करिए, वही आपको गाइड करेंगे कि टेलीग्राम के रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं, कैसे उनको डील करना है, ठीक है। मेरे को मैसेज करके आपको खास कोई फायदा मिलेगा नहीं, डायरेक्ट आपको यही व्हाट्सएप नंबर है, सारा कॉन्टेक्ट अभी इसी से बना के रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ न्यू स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन वायलेट्स, नाम क्या है, डिडमोकार्पस विकीफंकिया, वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। अफ्रीकन वायलेट्स एक प्लांट है, उसकी एक नई स्पीसी डिस्कवर हुई है, तो वो किस स्टेट में डिस्कवर हुई है ये पूछ रहा है। अफ्रीकन वायलेट्स की एक नई स्पीसी, स्पीसी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बस इतना याद रखिए इसकी एक नई स्पीसी डिस्कवर हुई है, किस स्टेट में हुई है, हिमाचल, मिजोरम, आसाम, महाराष्ट्र। ये एक प्लांट है। करेक्ट आंसर बताइए।
क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? मिजोरम। ऑलराइट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। मिजोरम में अफ्रीकन वायलेट्स की एक नई स्पीसी मिली है। ये किसने डिस्कवर की है? ये डिस्कवर की है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च भोपाल। आइसर के 5 कॉलेजेस है इंडिया में, आइसर भोपाल ने इसको डिस्कवर किया है। ये अफ्रीकन वायलेट्स, ये इस तरह का कुछ पौधा दिखता है। तो ये कहाँ मिल रहा है? ये आपको मिजोरम में मिल रहा है। अभी देखिए, मिजोरम या कह लीजिए पूरा नॉर्थ ईस्ट में कई नई नई स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है प्लांट्स की। तो इससे ये आइडिया लगाया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी भी बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो अनडिस्कवर्ड है, जिसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है आगे आने वाले टाइम में डिस्कवर होने की। क्योंकि यहाँ पर 2 जियोग्राफिक प्लेसमेंट है। एक तो दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। एक तो हो गया आपका इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और एक हो गया ईस्टर्न हिमालय वाला। तो इनका कन्वर्जेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ ये एक बायोडाइवर्सिटी रिच इलाका है। ये पूरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा बायोडाइवर्सिटी रिच इलाका है। ठीक है, तो इसी के लिए आपको इस तरह की स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो जनरली अगर तुक्का ही लगाना हो तो नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट लगाइएगा। कोई स्पीसी अगर पूछ ले तो ये कहाँ की है? ये है आपका मिजोरम की। ठीक है, तो मिजोरम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइफेड हैज पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट वन धन योजना इन डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड एज एस्पिरेशनल्स? बताइए। Trifed has partnered with which organization to implement One Dhan Yojana in districts identified as aspirational? मैंने सोचा, अरे भाई, ताशी देवेक। कुछ लोगों को लगता है दुनिया उन्हीं से चल रही है। केवीआईसी नहीं है। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। ठीक है, करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। देखिए, जो आपका वन धन योजना है ये चलाई जा रही है ट्राइबल पीपल्स के लिए। वन धन योजना का मेन टारगेट क्या है कि आपके ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट को प्रॉस्पर करना, वहां पे ट्राइबल एरियाज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, ताकि उनके लिए रोजगार पैदा हो सके। ठीक है, तो ये है आपकी वन धन योजना। अब वन धन योजना को डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? नीति आयोग के साथ। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी होती हैं? ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई की गई हैं जो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। यानी मान सकते हैं कंट्री की मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ 115 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसी के अराउंड, तो इनको मार्क किया गया है एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। यानी ये कंट्री की मान लीजिए मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं, इनको हमें डेवलप करना। तो अगर इन पे हम ध्यान दे देंगे तो एक बहुत बड़ा हम सेक्शन कवर कर लेंगे कंट्री की डेवलपमेंट का। तो वन धन योजना को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ट्राइफेड। किसके साथ मिलके? नीति आयोग के साथ मिलके। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड की फुल फॉर्म याद रखेंगे, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेन काम इसका क्या होता है कि जो भी ट्राइबल एरियाज है उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना,
उनके जो गुड्स हैं उनको मार्केट में पहुंचाना, मार्केट में उनको सेल करवाना, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। वन लाइन में कहें तो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना ही ट्राइफेड का काम है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब ये नहीं सोचेंगे कि मार्केटिंग का एम तो आता नहीं ट्राइफेड में, अब फुल फॉर्म नहीं बैठ रही होगी, ट्राइफेड सुनने में अच्छा लग रहा था तो एम को हटा दिया, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है ट्राइफेड की फुल फॉर्म। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्या काम है? ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है। हाँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके लिए कोई कानून वानून तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो किसके साथ मिलके काम हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका नीति आयोग के साथ मिलके, ठीक है, ये याद रखेंगे, नीति आयोग के साथ मिलके। हाँ, नीति आयोग इज इक्वल टू प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, अब उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन आपका नेहरू के टाइम से चलता आ रहा था, अभी 2015 में नया बॉडी बनाया उसकी जगह, उसको कहते हैं नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT has set up a panel on Mekedatu Dam construction violation. The dam is being constructed on which river? देखिए ये न्यूज वगैरह नहीं आएगी कि नीति NGT ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सब गॉसिप्स नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा तो इस तरह से आ जाएगा कि बताइए मेकेदातु डैम किस नदी पर है, ठीक है, किस स्टेट में, ऐसे भी आ सकता है, या किस नदी पर है, ऐसे भी आ सकता है। तो अभी मेकेदातु डैम काफी न्यूज में था एक कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो आपको बताना है मेकेदातु डैम कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है। सांगीता जी कह रहे हैं कावेरी, सॉल्ट मार्च भी कह रहे हैं कावेरी, ऑलराइट, हाँ बढ़िया। तो डैम किस नदी पे बना है? कावेरी नदी पे बना है। ओरिजिन बता सकते हैं कावेरी का ओरिजिन? पहले भी हम डिस्कस कर चुके, कावेरी का ओरिजिन कहां से होगा? कावेरी का ओरिजिन बताइए। बहुत बढ़िया। कावेरी का ओरिजिन है ब्रह्मागिरी हिल्स, कर्नाटक, ठीक है। कावेरी का ओरिजिन आपको कहां मिलेगा? ब्रह्मागिरी हिल्स, कर्नाटक, ऑलराइट। थोड़ा सा मेकेदातु डैम के बारे में बात करेंगे। ये मेकेदातु डैम है कहां पर आपका? ये देखिए, ये कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है कावेरी। तो इसी कावेरी नदी पे बन रहा है आपका मेकेदातु डैम। एक मेकेदातु एक और नदी आके मिलती है, अकरावती नदी और है, इन दोनों के मर्जिंग पॉइंट पर आपको एक डैम मिलेगा। उस डैम का नाम क्या है? मेकेदातु। कहां पर बन रहा है? कर्नाटका में। देखिए, कर्नाटका हाइट पर है और तमिलनाडु लोअर हाइट पर है, तो जो पानी का फ्लो है वो कर्नाटका टू तमिलनाडु होता है। तो कई बार तमिलनाडु को लगता है कि कर्नाटका में डैम वगैरह बनेगा तो ये लोग पानी को यहाँ रोक लेंगे, तो तमिलनाडु की तरफ पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसी बात का कॉन्फ्लिक्ट रहता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। तमिलनाडु कहता है हमारी भी किसान है, हमें भी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, बट तमिलनाडु कहता है आप पानी रोकोगे तो हमारा पानी कम हो जाएगा। तो इसी बात के लेकर इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कर्नाटका और तमिलनाडु का। तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, किन किन के बीच में? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। अच्छा, यहाँ पर एक बॉडी का नाम मेंशन हुआ है आपका एनजीटी, ठीक है। NGT has set up a panel on Mekedatu Dam construction violation. The dam is being constructed in which river? अब रिवर हमने देख लिया, हमें बात करनी NGT। तो कोई NGT की फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या? जल्दी से NGT की फुल फॉर्म बताइए। दोनों ही होते हैं, कावेरी भी होता है, कावेरी भी होता है, दोनों ही करेक्ट हैं। कहीं पर ये भी लिखा मिल सकता है, कहीं पर ये भी, दोनों ही करेक्ट हैं। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का ना, ये थोड़ा सा अफसोस की बात है। ये वहां पर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो और आप लोगों को फायदा हो जाएगा।
थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट के लिए अपने जो सब्सक्राइबर उनके कस्टमर केयर को कॉल करिए और बार बार उनको परेशान करिए और कहिए कि भाई ये कैसा इंटरनेट दे रहे हो, सिम आप चाहते नहीं हो क्या हम कनेक्शन यूज करें आपका, तो उनको थोड़ा सा फोर्स करिए कि वो कनेक्शन को इम्प्रूव करें। बहुत बढ़िया। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कैसी बॉडी है? अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, कैसी बॉडी है? कैसी बॉडी कहलाएगी? एग्जीक्यूटिव, स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल? कौन सी बॉडी कहते हैं? आर्टिकल 262 इसी से रिलेटेड है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। लेजिस्लेटिव, वैसे तो देखिए एनजीटी के लिए एक लॉ पास हुआ था, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। इस कानून से ये बॉडी बनी है। अगर कानून से ये बॉडी बनी है, इसके लिए लॉ पास हुआ है, तो ये बॉडी कैसी हो गई? स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी या कह लीजिए लेजिस्लेटिव, दोनों एक ही बात है। बट इसके साथ साथ इस बॉडी में आपको जुडिशरी के भी मेंबर्स दिखेंगे। ठीक है, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स भी दिखेंगे और कुछ जुडिशरी के भी मेंबर्स दिखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजेस होते हैं वो उनको एनजीटी में भेज दिया जाता है, तो इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। एनजीटी को क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहेंगे क्योंकि इसमें जुडिशरी के मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली एनजीटी का काम क्या है? अब जैसे अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा केसेस का पाइल अप हो जाता है और एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई केस जो जहां पर एनवायरनमेंट के लॉज लग रहे हैं या फिर जहां पर एनवायरनमेंट का वायलेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई केस है, तो उसको हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना भेज के कहां भेज देते हैं? एनजीटी में भेज देते हैं। इससे होता क्या है? आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट वगैरह में जाएगा तो वहां पर भीड़ लगेगी, टाइम लगेगा केस सॉल्व होने में। तो एक्सक्लूसिवली एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस सॉल्व करने के लिए हमने किस बॉडी को बनाया है? एनजीटी बॉडी को बनाया। तो कानून से बनी है तो स्टैट्यूटरी भी है, बट इसमें जुडिशरी बोर्ड इन्वॉल्व होने की वजह से इसको एक और नाम कहता है, कह दिया जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी काइंड ऑफ एक जुडिशियल बॉडी ही होती है ये। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनजीटी किसी को भी फाइन लगा सकता है। Who has won the men's single title at Lion Open 2021? Lion Open 2021 हो सकता है और कुछ पढ़ते हो, मेरे तो लाइन समझ में आ रहा था, मैंने लाइन पढ़ दिया। बताइए, who has won the men's singles title at Lion Open 2021? क्या हुआ करेक्ट आंसर? जो भी प्लेयर है आपको लग रहा है उसका नाम, उसका कंट्री भी बताइए, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है ये भी बताइए। मैन सिंगल टाइटल जिसने भी जीता है उसका कंट्री कौन सा होगा? मालूम नहीं, कोई बात नहीं, अब मालूम पड़ जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी, स्टीफानोस सिट्सिपास। अब क्या प्रोनाउंस करेंगे आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से तो स्टीफानोस सिट्सिपास इन्होंने जीता है। एक ये टेनिस टूर्नामेंट है, मैन सिंगल जीता है। लाइन एक शहर है आपका, कहां पर? फ्रांस में। ठीक है, ये लाइन एक शहर है, उसी के नाम से ये चल रहा है टूर्नामेंट। वो कहां पर है? फ्रांस में। और ये पर्सन कहां से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स फ्रॉम ग्रीस। अब ग्रीस की बात आ गई तो ग्रीस की कैपिटल भी बता दीजिए। ठीक है, अगर ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं तो ग्रीस की कैपिटल भी बता दीजिए। ग्रीस की कैपिटल कोई जानता है? एथेंस। बहुत बढ़िया।
ग्रीस की कैपिटल इज एथेंस, ठीक है, तो याद रखिएगा। प्लेयर का नाम क्या है? स्टीफानोस सिट्सिपास, ही बिलोंग्स फ्रॉम ग्रीस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which ministry has launched services e-health assistant and teleconsultation? सेहत ओपीडी पोर्टल। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सेहत मिनिस्ट्री पोर्टल किस मिनिस्ट्री, सेहत आपका जो पोर्टल है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? डिफेंस। इसमें काफी राय बढ़ गई है, काफी बटी हुई राय है आप लोगों की। करेक्ट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन? सेहत ओपीडी किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया। बेसिकली ये किन के लिए करा गया? जो भी आपके मिलिट्री पर्सनल्स हैं या फिर जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो तो उनके लिए एक टेली कंसल्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम है सेहत, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अरुणाचल आके कंट्रोवर्सी करके चले गए राजनाथ जी, क्या कंट्रोवर्सी कर गए, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह है, उनका नाम भी याद रखेंगे। और ये पोर्टल आपका, ये एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था क्योंकि जनरली लोग इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री लगाएंगे। सेहत की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है तो लगा दो, हेल्थ मिनिस्ट्री लगा दो, तो जरूरी नहीं है हमेशा हेल्थ मिनिस्ट्री करेक्ट आंसर जाए। तो इस बार आंसर आपका क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री। आवाज, अरे बी ऑप्शन क्यों नहीं है? अरे जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया इसे, क्योंकि डिफेंस पर्सनल्स के लिए लॉन्च हुआ, डिफेंस पर्सनल के लिए किया है तो डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी। आवाज इधर से तो क्लियर है, ठीक है। आप एक बार अपना नेटवर्क देख लीजिए और ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार उसको रीलॉग इन कर लीजिए, ठीक है, रीलॉग इन करके देखिए, उसे रिफ्रेश करके देखिए, मे बी तब आपका नेटवर्क इंप्रूव हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which country will launch a mobile tech platform Unite Aware in August this year that will provide terrain related information to UN peacekeepers? बताइए। ओपीडी ऐसा होता है, देखिए जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं। एक वो जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, एक वो जो आपका जिन दवा लेते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो जो अंदर एडमिट होते हैं वो आईपीडी कहलाता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। और जहां पर डॉक्टर को दिखाना है, दिखाने के बाद चले जाना, आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहना है, वो डिपार्टमेंट कहलाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये फुल फॉर्म किसी काम नहीं आने वाली है आपके। देखिए यूएन पीस कीपिंग की जब भी बात आएगी तो सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्स इंडिया ने ही पहुंचाया है। तो अभी रिसेंटली यूएन पीस कीपर्स को एक सुविधा देने के लिए कि वो टेरेन रिलेटेड यानी जो टफ पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी बेटर परफॉर्म कर पाए, तो एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म उनकी मदद के लिए बनाया है, उसका नाम क्या है? यूनाइट अवेयर। तो ये काम किसका है? ये इंडिया का है, ठीक है। मेरा भारत महान, ये काम किसका है? इंडिया का। तो यूएन पीस कीपर्स की मदद के लिए हमने एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम क्या है? यूनाइट अवेयर। तो याद रखिएगा
यूनाइट अवेयर, ठीक है, यूनाइट अवेयर। इससे 3 चीजें याद रखिए। यूनाइट अवेयर किसके लिए बनाया? यूएन पीस कीपर्स के लिए बनाया, और इंडिया में बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंडियाज लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा विल बी इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। हेलो अरे भाई इंडिया की कैपिटल क्यों पूछूंगा? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने लिख दी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी रुपये। India's largest statue of the reclining Buddha will be installed at which place? सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, वैशाली। बताइए। अगली बार से इंडिया का मैप भी दिखा दूंगा, ठीक है, बताऊंगा इंडिया है कहां पर। बोध गया, बहुत बढ़िया। बोध गया कहां पर है? बिहार में, ठीक है। बिहार की कैपिटल पटना है, बोध गया, जहां पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है, जहां पर उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था उस जगह को क्या कहते हैं? बोध गया कहते हैं। ऑलराइट, रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैच्यू जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टैच्यू होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा है, जिसमें बुद्धा आपको यहाँ पर आराम की पोजीशन में दिखाई दे रहा है। ये माना जाता है ये उनकी पोजीशन है जब वो उनका लास्ट टाइम चल रहा था, ठीक है। उससे पहले का ये उनका पोज है जब वो लास्ट टाइम में जाने वाले थे, ठीक है। तो ये रिक्लाइनिंग स्टैचू ये बन रहा है आपका, ये अभी कोलकाता में ये बंगाल में बन रहा है, शायद कोलकाता में ही। अभी इसको इंस्टॉल करा जाएगा बोध गया में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which Indian professor has won the International Annie Award 2020 for Renewable Energy Research? CNR Rao, गोपी चंद नारंग, अविनाश दीक्षित, ब्रह्मा छेलानी। बताइए सर, Which Indian professor has won the International Annie Award 2020? सारनाथ आपका यूपी में है, वैशाली बिहार में, CNR राव। ऑलराइट, हाँ ये जानते हैं, ये आंसर पर इंटरनेशनल एनी अवार्ड ये किसको मिला है? CNR राव, ठीक है। एनी अवार्ड आपका एक तरीके से मान सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एक नोबेल प्राइज है, ठीक है। नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ, मतलब नोबेल प्राइज नहीं लिख लेना है, मतलब कंपैरिजन बता रहा हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगर सबसे टॉप काम आप करेंगे, सबसे क्लासिक काम करेंगे, तो सबसे क्लासिक अवार्ड आपको कौन सा मिलेगा? एनी अवार्ड। एक इटली की ऑयल एंड बेस कंपनी है, वो ये अवार्ड लॉन्च करती है, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। ये किसको मिला? CNR राव। CNR राव आप इस टाइम मान सकते हैं इंडिया के बहुत ही फाइनेस्ट पर्सन है, बहुत ही फाइनेस्ट। जैसे इंडिया के गिने चुने साइंटिस्ट रहे आपके, जिनका अलग ही लेवल पे कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में, लाइक आपके विक्रम साराभाई, होमी भाभा जहांगीर, ठीक है, JC बोस और APJ अब्दुल कलाम, तो उनके ही लेवल के ये साइंटिस्ट हैं CNR राव, ठीक है। तो ये अभी IISc में प्रोफेसर हैं, काफी इंडिया के बहुत ही नामी साइंटिस्ट हैं। तो इनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने काम क्या किया था? हाइड्रोजन एनर्जी में इन्होंने काम किया, हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ाने का मेन इनका काम है। तो पर्सन का क्या नाम है? CNR राव, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना? ये किताब किसने लिखी? नेहरू तिब्बत एंड चाइना।
हाँ भैया, सब टैलेंटेड है यहाँ पर, सब टैलेंटेड लोग खट से आंसर दे देते हैं। बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना? ये देखिए, तुरंत आंसर आ गए। ये क्या है इस बार? एस जयशंकर क्यों लिख रहे हैं? सारी किताबें एस जयशंकर ने नहीं लिखी हैं, और भी लोग हैं, और भी रिटायर्ड लोग हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो भी लिख सकते हैं। सी ऑप्शन तो गलत है, और कोई ऑप्शन ट्राई कीजिए। बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। अब दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ए और डी, उसमें तुक्का लगाइए क्या होगा। लो, वो भी लगा दिया, आशीष खेतान। आज इसमें लग रहा किस्मत नहीं साथ दे रही आप लोगों की। न ये आंसर है, न ये आंसर है, न ये आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, अवतार सिंह भसीन। ठीक है, नेहरू तिब्बत चाइना ये किताब डील करती है कि पुरानी हिस्ट्री में हमारे जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो कैसे फ्रेम हुए हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे फ्रेम हुए हैं उससे डील करती है। अच्छा, इंडिया चाइना रिलेशंस को हम सिनो इंडियन रिलेशंस भी कहते हैं। ठीक है, इंडो चाइना नहीं कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, सिनो इंडिया रिलेशंस कहेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना? अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन एक रिटायर्ड आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state has launched the MHIM मोबाइल ऐप for home isolation patients? बताइए, किस स्टेट ने MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च करी है होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए? गर्मी है एक्चुअली थोड़ा सा, इसलिए लग रहा है। एक्चुअली अभी ये बारिश का टाइम होता है, मानसून का यहाँ पर, तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाता है दिल्ली में इस टाइम। तो गर्मी इतना नहीं है, मेन चीज है ह्यूमिडिटी बहुत रहता है। और यहाँ ठंडी हवा भी ज्यादा नहीं चलती है, चारों तरफ तो बिल्डिंग ही दिखती है, घर, तो पेड़ पौधे तो दिखते ही नहीं है यहाँ पे, तो हवा कहाँ से आएगी? हवा भी बेचारी ब्लॉक हो जाती है। बताइए, मणिपुर, पक्का मणिपुर। Which state has launched the MHIM mobile app for home isolation patients? All right, correct answer is मणिपुर। मणिपुर में कल एक और ऐप पढ़ी थी हमने, कौन सी ऐप थी वो? मणिपुर की सरकार ने एक और ऐप लॉन्च करी है, कुछ ज्यादा ही ऐप लॉन्च कर रहे हैं मणिपुर वाले, उसका भी नाम बताइए। MHIM मोबाइल ऐप, ठीक है। मणिपुर ने कल एक और ऐप लॉन्च करी थी, क्या नाम था? हाँ, मोमा था, मोमा ऐप, बढ़िया। तो MHIM क्या है? मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट। इसमें ये करेंगे क्या, जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उनको होम आइसोलेशन पे रखा जाएगा, वहां पर एक ऐप इनको दी जाएगी, उस ऐप में ये डेली अपना डेटा भर सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल आपका कितना है, पल्स आपका कितना चल रहा है, आपका फीवर टेम्परेचर कितना है, तो ये सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो ये टारगेट है मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट ऐप का, MHIM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली इनॉग्रेट रिसेंटली, इट इज अ प्रोजेक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट किन दो कंट्रीज के बीच है? नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट किन दो कंट्रीज के बीच है? फ्रांस इटली, स्पेन पोर्टुगल, जर्मनी नॉर्वे, कनाडा यूएस। सी तुक्का, तुक्का लग रहा है भाई, तुक्का।
अच्छा तो खट से कैपिटल बता दीजिए। एक काम करिए, सारी कंट्रीज की कैपिटल लिखिए। फ्रांस की, इटली की, स्पेन की, पोर्टुगल की, जर्मनी की, नॉर्वे की, कनाडा की, यूएस की। ये सारी कंट्रीज की कैपिटल जल्दी से मेंशन कर दीजिए एक बार। ऐसा नहीं लिख, बस डायरेक्ट कॉमा कॉमा लगा के लिख देना। जैसे फ्रांस की लिखनी है पेरिस, इटली की लिखनी है रोम, इस तरह से जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। स्पेन की मैड्रिड है। स्पेन की मैड्रिड है, फ्रांस की पेरिस है, जर्मनी की बर्लिन है, कनाडा की ओटावा है। फ्रांस की पेरिस है, ठीक है। पेरिस, रोम, मैड्रिड, बहुत बढ़िया। टाचिंग तो तुमने सब लिख दिया। फ्रांस की पेरिस, इटली की रोम, स्पेन की मैड्रिड, पोर्टुगल की लिस्बन, जर्मनी की बर्लिन, कनाडा की ओटावा, यूएस की वॉशिंगटन डीसी। बहुत बढ़िया बढ़िया, सारा कैपिटल लिख दिया आप लोगों ने। इसी तरह से कैपिटल ज्ञात करते चलना है, ठीक है। चलिए अब ठीक है, टाइप हो गया। अब इधर देखिए, नॉर्डलिंक एक प्रोजेक्ट है। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। जर्मनी और नॉर्वे, ठीक है। जर्मनी और नॉर्वे को कनेक्ट करता है ये आपका नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट। कुछ इस तरह से, ये आपका यूरोप वाला पोर्शन है। यूरोप में ये रहा आपका जर्मनी, ये रहा आपका नॉर्वे। इनके दो शहर हैं, जर्मनी का एक विल्स्टर और नॉर्वे का एक टॉन्स्टार। तो ये दोनों एक केबल से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी थ्रू आपका जो नॉर्वे में इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां तक पहुंच सकती है, विल्स्टर तक पहुंच सकती है। एक इलेक्ट्रिक ब्रिज बन रहा है ये, ठीक है। टॉन्स्टार और विल्स्टर के बीच एक इलेक्ट्रिक ब्रिज बन रहा है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, आपका नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इंप्रूव करने के लिए नॉर्वे की सारी इलेक्ट्रिसिटी आपका कहां सप्लाई हो सकती है, जर्मनी के लिए। तो एक इलेक्ट्रिक ब्रिज बनाया जा रहा है बिटवीन नॉर्वे एंड जर्मनी, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट। ये नॉर्वे के ही जस्ट बगल में आप स्वीडन देख सकते हैं। इधर जर्मनी है तो इधर आपका डेनमार्क है, इधर नेदरलैंड्स है, इधर पोलैंड है, ये इस्टोनिया है, ये लातविया है, ठीक है, ये लिथुआनिया है। तो ये सारी कंट्री सब आसपास ही हैं। इसको एक बार आपको इसी तरह से बार बार मैप पे रिवाइज करते चलना है, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF विल बी रीनेम्ड एज। IBF का रिसेंटली अभी नाम बदला जा रहा है, तो आपको बताना है। कैपिटल तो हाँ किसी का भी पूछ सकता है, कैपिटल तो कोई कुछ भी नहीं कह सकते, किसका पूछ ले। तो जो भी कंट्री न्यूज में दिखे उसका एक बार कैपिटल पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते। कैपिटल पूछ लेता है, इसीलिए तो कैपिटल प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन विल बी रीनेम्ड एज। हाँ, नॉर्डिक कंट्रीज आपकी नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। बढ़िया। एक दिन मैं देखिए ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में सारा नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन, इन दोनों का क्लियर कर दूंगा। डी ए या डी, ए लग रहा है या डी लग रहा है? लाइफलाइन चाहिए। जो ए या डी बोल रहे हैं वो लाइफलाइन ले सकते हैं मुझसे। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जितना भी इंडिया में ब्रॉडकास्ट होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। अब ये अपने पंखों को और वाइड कर रहा है, यानी इसकी पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंडर डिजिटल मीडिया भी आ जाएगा। यानी कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना,
ओवर द थिएटर जिनको कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओवर द थिएटर। तो ये भी इसके एस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो इसका नाम अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग से बदल के क्या हो जाएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, के माधवन प्रेसिडेंट, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल के क्या करा जा रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो यानी अब जो रिसेंटली टीवी में ब्रॉडकास्ट होता था वो तो ये करेंगे ही करेंगे, प्लस जो आपका डिजिटल ब्रॉडकास्ट था जैसे ओवर द थिएटर प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, इनको भी ब्रॉडकास्ट करने का काम किनका रहेगा, IBDF का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन has launched which scheme to train young and budding authors below 30 years of age? देखिए, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इजराइल की कैपिटल हम लिखते हैं तल अवीव, ठीक है, और पैलेस्टीन की लिखते हैं एक जगह है रमल्ला, ठीक है। पैलेस्टीन में हमारी एम्बेसी बनी हुई है रमल्ला में, और इजराइल में बनी हुई है तेल अवीव। तो इजराइल की कैपिटल हमारे हिसाब से तेल अवीव है और पैलेस्टीन की रमल्ला है। युवा, बहुत बढ़िया। स्कीम का नाम क्या है, युवा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये युवा की फुल फॉर्म है। टारगेट क्या है, ये कर क्या रहे हैं, आपके 30 के अंडर ऑथर्स को ये इकट्ठा करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको सिखाया जाएगा कि इंडिया के ऊपर, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर किताबें कैसे लिखी जाती हैं। तो इनको थोड़ा सा फिर लिखने का तरीका सिखाया जाएगा। पहले ये टैलेंटेड लोगों को सिखाएंगे, वो उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको सिखाएंगे लिखना कैसे, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, युवा, ये एक इनिशिएटिव है। क्वेश्चन से पहले आंसर इसलिए पहुंच रहे होंगे क्योंकि आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट थोड़ा सा स्लो होगा इस वजह से, क्योंकि कमेंट तो अपने टाइम पे निकल लेते हैं, जो वीडियो है वो थोड़ा सा पीछे चलता है। इवन मेरे साथ भी यही होता है, कमेंट पहले आ जाते हैं, वीडियो बाद में पहुंचती है। हाँ, अपॉर्चुनिटी फॉर बडिंग ऑथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एक किताब है, उसके ऑथर कौन है? जेरूसलेम हम नहीं मानते, अभी तक हमने अपोज किया है जेरूसलेम कैपिटल मानने से इजराइल का। अभी तक तो नहीं, इंडिया तो नहीं मानता, इंडिया की एम्बेसी अभी भी तेल अवीव में है। जनरल साइंस का कल सुबह होगा क्लास 8 to 10। विक्रम सेठ नहीं है, करेक्ट आंसर इज सलमान रश्दी, ठीक है। एक फेमस ऑथर है सलमान रश्दी, उन्हीं की किताब है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, ठीक है। चलिए, सलमान रश्दी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। Which country signed an MOU with WHO to set up the first WHO biohub facility for rapid genome sharing of viruses and pathogens? किस कंट्री ने साइन करा है MOU? सलमान हर जगह छाया है, बहुत सलमान है दुनिया में, एक ही सलमान थोड़ी ना है। स्विट्जरलैंड लग रहा है। करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड, ठीक है। अरे गूगल से मैं कितनी बार कहूं, गूगल में तो कुछ भी लिखा रहता है, गूगल पे बिल्कुल 100% रिलाई नहीं करना होता है। अब गूगल में आप देख रहे हैं तो वेबसाइट भी देख लीजिए, कौन सी वेबसाइट जेरूसलम लिख रही है,
वो इंटरनेशनल मैटर्स है ना, हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं बस। और गूगल से देखना तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? Which country signed an MOU with WHO to set up the first WHO biohub facility? Correct answer is Switzerland. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये फोन पे आओ। बुक्स एंड ऑथर्स याद करने के लिए एक अलग से जितने भी हमने पढ़े हैं ना, चाहो तो आप इन सबको निकाल के एक अलग से बुक्स एंड ऑथर का लिस्ट पढ़ लो, ठीक है, उससे ही हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी फुल होगा, बस वो रिवीजन से ही आएगा। ठीक है, मेमोरी फुल होगा लेकिन वो रिवीजन से ही आएगा। चलिए, हाँ, तो स्विट्जरलैंड की हम बात कर रहे थे। विच कंट्री साइंड एन एमओयू विद WHO टू सेट अप द फर्स्ट WHO बायोहब फैसिलिटी फॉर रैपिड जेनोम शेयरिंग ऑफ वायरसेस एंड पैथोजेंस? करेक्ट आंसर इज आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड होगा। इनका टारगेट क्या है? WHO का टारगेट ये है, पूरी जितनी भी कंट्रीज है उन सबको मिला के एक सेंटर बना दिया जाए। उस सेंटर का नाम रख दिया बायोहब। वहां पर डिफरेंट कंट्रीज अपने यहाँ से वायरसेस और जो भी पैथोजेंस है, बैक्टीरिया वगैरह, उन सब के सैंपल्स लेके आएंगे और सब एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर इकट्ठी एनालिसिस करेंगे। तो कुछ इस तरह का सीन ये बनाना चाहते हैं। तो आपको ये बताना है स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? अरे यार, इतनी टेंशन नहीं करनी है, नमाज का टाइम हो गया। एक ही टाइम नहीं है, और भी टाइम्स हैं। दो क्लासेस चलती है नाजक, हमारी दो क्लासेस चलती हैं। सुबह चलती है 8 to 10 जनरल साइंस की, और शाम को चलती है हाँ, शाम को तो करंट अफेयर्स हम कर ही रहे हैं ना, 8 to 10। बर्न है, ठीक है, ज्यूरिक नहीं है, ज्यूरिक नहीं है। मैथ्स क्लास अभी ऑफ कर दी गई है जब तक आपका स्क्रीनिंग नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका फिर से मैथ्स का क्लास। हाँ, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न, BERN, याद रखेंगे। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर ज्यूरिक नहीं है, ज्यूरिक नहीं है। अरे 244 से आपको क्या करना, आपको तो एक सीट चाहिए, बस काम हो जाएगा आपका। स्विट्जरलैंड, जेनेवा, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। टेड्रोस इसके हेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉन 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज अवार्ड, द टॉप अवार्ड ऑफ स्पेन अंडर द सोशल साइंस कैटेगरी? सोशल साइंस कैटेगरी में एक टॉप मोस्ट अवार्ड है आपका स्पेन का, नाम है उसका प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज अवार्ड। किसको मिला है? LDC के लिए कोई बुक? मनोहर पांडे वगैरह ठीक है। बढ़िया, करेक्ट आंसर इज अमर्त्य सेन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज
अमर्त्य सेन। बी के लिए वर्गीज कुरियन तो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी ये मिला अमर्त्य सेन। ये अवार्ड सोशल साइंस कैटेगरी में दिया जाता है, यानी ऐसे लोग जिन्होंने जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये बहुत भारी भारी वर्ड है, इनको प्रमोट किया हो, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी फील्ड में जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी को जो प्रमोट करेंगे उनको ये अवार्ड मिलता है, एस्टूरियस अवार्ड, ठीक है। तो इस बार हमने किसको अवार्ड दिया है? अमर्त्य सेन को दिया है। ये कहाँ का अवार्ड है? स्पेन का अवार्ड है। स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अवार्ड किसको दिया है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिल चुका है। इंडिया के बहुत माने हुए ये इकोनॉमिस्ट हैं। अमर्त्य सेन और महबूबुल हक दोनों ने मिलके ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करी थी, HDI रिपोर्ट, ठीक है। जैसे याद हो वैसे ही कर लें आप। Next question number 17. Which organization is planning to launch its first mobile robot rover to moon, Viper, in 2023? देखिए, स्क्रीनिंग में मैथ्स नहीं आना चाहिए, जनरल नॉलेज बोल रहा है, ठीक है। अगर उनमें थोड़ा भी कॉमन सेंस बाकी होगा तो जनरल नॉलेज ही पूछेंगे। जनरल नॉलेज लिखा है सिर्फ, तो उसमें मैथ्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता आने का। Which organization is planning to launch its first mobile robot rover to moon, Viper, in 2023? क्या नाम है? नासा। नासा, करेक्ट आंसर इज नासा, ठीक है। इनका टारगेट क्या है? एक रोवर भेजेंगे। रोवर हम पहले भी देख चुके हैं, एक क्या होता है, मून पर एक गाड़ी भेजेंगे जो दौड़ेगी, एक चलती हुई गाड़ी भेजेंगे मून पर, जिसको हम क्या कहते हैं? रोवर कहते हैं। वो मून पे दौड़ के अपने डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस करेगी। और ये कौन करवा रहा है? नासा। अच्छा, एक चीज और, ये बताइए नासा की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नासा की फुल फॉर्म। फिशरीज ऑफिसर का जीके में कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। हाँ, ये हमें भी आज एक पेपर मिला है फिशरी ऑफिसर का, जिसमें जीके के नाम पे वो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो क्या पेपर एपीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था? नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नाटो से कंपेयर कर दिया बिल्कुल। ये तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है कितना सिलेक्ट करेंगे, बट फिर भी मान के चलिए एक्सपेक्टेड है कि 7000 में से उनको आई होप 3000 तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। एपीपीएससी इसको हम अभी थोड़ा सा चेक करवा रहे हैं, सांगलीडा जी, ये इसको भी हम जितना भी वहां पर सोर्सेस है उससे थोड़ा सा चेक करवा रहे हैं, फिर आपको 1-2 दिन में कंफर्म करके बता देंगे क्या सीन चल रहा है। वैसे लॉजिकली तो नहीं आना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली ये स्पेस में जंक भरने वाला बहुत जल्दी। हाँ, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की टॉप मोस्ट बॉडी है जो आपका स्पेस रिसर्च में काम करती है। ये अपना एक रोवर भेजेंगे, रोबोट भेजेंगे, उसका नाम क्या है? वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका टारगेट क्या रहेगा? मून्स पे रिसोर्सेज को सर्च करना, वाटर आइस को ढूंढना, इस तरह से ह्यूमन प्रेजेंस को ढूंढना कि अगर कल हम इंसानों को चांद पर बसाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उससे क्या क्या प्रॉब्लम डील करेंगे, वो सारी चीजें आपका किस में कवर होंगी? इसी प्रोग्राम में कवर होंगी। आर्टेमिस एक प्रोग्राम चल रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम में नासा क्या प्लान कर रहा है? अपोलो मिशन जो उन्होंने करा था, पहली बार इंसान को मून पे भेजा था, तो दोबारा से इंसान को मून पे भेजने के लिए वो एक नया प्रोग्राम चला रहे हैं, आर्टेमिस प्रोग्राम। अभी इतना कानून याद रखने की जरूरत नहीं, वो भी अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट दैट फ्रेम्स अ रोड मैप
टू अचीव नेट जीरो ग्लोबल कार्बन एमिशन बाय 2050। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज किया था, नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट। ये एक पूरा रोड मैप देती कि कैसे हम नेट जीरो ग्लोबल कार्बन एमिशन पे पहुंचेंगे बाय 2050, यानी 2050 तक हमारे पास जो कार्बन एमिशन है वो जीरो हो जाना चाहिए। बिल्कुल हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने लगे, कोल पेट्रोलियम ये सब बंद हो जाना चाहिए। हर वो चीज जिससे कार्बन निकलता है वो बंद हो जानी चाहिए, कार्बन की बिल्कुल एमिशन जीरो कर देनी है हमें। ठीक है, तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट दैट फ्रेम्स अ रोड मैप टू अचीव नेट जीरो ग्लोबल कार्बन एमिशन बाय 2050। अभी मार्क्स का तो कुछ ऐसा सच आइडिया नहीं है, कितने मार्क्स लाने से सिलेक्ट करेगा। नेट जीरो आपको इसमें क्या ध्यान रखना, पहली चीज तो इसमें से अलग करिए नेट जीरो बाय 2050। देखिए करंट अफेयर्स में क्या होता है ना, बहुत सारी लाइंस लिखी होती है, इसलिए भी कंफ्यूज होता है। तो आपको उसमें से अपने काम की चीजें निकालनी है। जैसे इसको अलग कर लिया, इस पूरे में से इसको अलग कर लिया, नेट जीरो बाय 2050 ये क्या है, ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये रिपोर्ट निकाली, करेक्ट आंसर इज डी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, IEA ने ये रिपोर्ट निकाली है। बस इतना लिख लिया, आपका करंट अफेयर्स का ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। बस दो चीजें आपके मतलब की थी कि नेट जीरो बाय 2050 किसने निकाली, IEA। अब आपको ये बताना IEA का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत बढ़िया, स्कूटी में तेल डाल के आप चांद पे जा रहे हैं, बस यही तो पैशन चाहिए, यही एटीट्यूड चाहिए। ठीक है, यही आपका एटीट्यूड चाहिए। मिनिमम 70 लाना होगा, ऐसे ये तो कहीं लिखा नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ डिपेंड करेगा अगर पेपर कितना हार्ड है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का हेडक्वार्टर बताइए। ऑलराइट, सॉल्ट मार्च कह रहे हैं पेरिस फ्रांस। सॉल्ट मार्च इतने बढ़िया तो आंसर देते हैं, फिर भी कह रहे हैं चपरासी बनूंगा। बहुत बढ़िया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है नेट जीरो बाय 2050 की 2050 तक हम जीरो कार्बन एमिशन कैसे कर पाएंगे, उसका कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। सिर्फ बोल देने से तो काम होगा नहीं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी आपका कौन देगा, ये आपका दिया है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया रैंक्ड dash in the renewable energy country attractiveness index released by Ernst and Young Global, EY, इसको शॉर्ट में EY लिख लो आप, with an addition of dash solar energy capacity in 2020। 2020 में इंडिया की कितनी रैंक आई है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। निगेटिव मार्किंग का कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, कुछ बताया नहीं कैसे क्या होगा, सिर्फ इतना बोला कि स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद तो और कोई नोटिफिकेशन में कुछ लिखा ही नहीं है, और ये पहली बार हो रहा है तो कह नहीं सकते निगेटिव होगा या नहीं होगा। बट आप अपनी तरफ से मान के चलिए निगेटिव होगा। आप जो भी तैयारी करें उसे निगेटिव में ध्यान में रख के तैयारी करें। निगेटिव नहीं होता बहुत अच्छी बात है, बट आपकी तैयारी निगेटिव में ध्यान रखी होनी चाहिए। ये कौन से मंथ का करंट अफेयर्स है, ये मई मंथ का करंट अफेयर्स है, मई। अब इसमें अपने मतलब का क्या, अपने मतलब का क्या, इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक किस चीज में, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, RECAI, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। यानी कौन सी कंट्री ने रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में बहुत बेहतरीन काम किया। ये रिपोर्ट किसने निकाली है, एक ग्रुप है EY, ठीक है, अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल एक ग्रुप है EY, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। तो उनके हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, उनके हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है, थर्ड रैंक है। करेक्ट आंसर इज सी, इंडिया की रैंक है थर्ड, फर्स्ट USA, सेकंड चाइना, देन थर्ड। और हमने सोलर एनर्जी कितनी ऐड की है 2020 में, 39 गीगावाट, ठीक है, 39 गीगावाट ये हमारा एडिशन है इन एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी।
अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लंबी है, बट आपको पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको अपने मतलब की चीज लिखनी है कि एक रैंक निकालनी है इंडिया की, किसमें, RECAI, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, किसने रिलीज करी, EY ग्रुप है, अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल। ये इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, मेन चीज है इसमें रैंक कितनी इंडिया की, इंडिया की रैंक है 3rd, ठीक है, ये ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए, रैंक, दो चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन नेवी decommissioned its first naval destroyer ship in May 2021 after its 41 years of service. Name the destroyer ship. अभी रिसेंटली एक शिप को डीकमीशन किया गया है, एक तरीके से रिटायर कर दिया गया है, तो कौन सा शिप था वो, मई में? थर्ड रैंकिंग इंडिया की। अभी जस्ट रिसेंटली मई में किसी को डीकमीशन किया गया, उसका नाम पूछ रहे हैं, सिर्फ मई वाला बताना। विक्रांत नहीं, विक्रांत तो गए पहले ही, विक्रांत आंसर नहीं है। अभी जस्ट अभी का बता रहा है, ठीक है, जस्ट अभी का पूछ रहा है। विक्रांत नहीं है, करेक्ट आंसर इज INS राजपूत। हाँ विक्रांत भाई पहले हो चुका है, करेक्ट आंसर इज INS राजपूत। INS राजपूत इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21। Which Indian company was named as the second fastest growing retailer in the world in 2021 ranking of global retail powerhouse report? अब इसको कैसे पढ़ना है, अब इसमें देखिए आपको फिल्टर करना आना चाहिए, करंट अफेयर्स को फिल्टर करके निकालना है आपको। आपसे क्या पूछ रहा है, किस कंपनी को अभी रैंक सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर बोला गया है इन द वर्ल्ड, किसमें बोला गया है, कोई एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम क्या है, रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस, ठीक है, रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस 2021, ये एक रैंकिंग है, रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस 2021। इनकी एक रिपोर्ट आई है, क्या ये, इनकी एक रिपोर्ट आई है। इनके हिसाब से विच इंडियन कंपनी वॉज नेम्ड एज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर, इनके हिसाब से सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड कौन है, एक इंडियन कंपनी है, वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर इज रिलायंस रिटेल। तो आपने क्या करा, आपने क्वेश्चन पढ़ा और अपने मतलब की जानकारी निकाली, आपने पता चला कि मेरे मतलब का क्या है, मेरे मतलब का ये, मेरे मतलब का ये रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस रिपोर्ट, ठीक है, ये मेरे मतलब का है, सिर्फ इतना क्वेश्चन। और क्या पूछ रहा है इसमें, सेकंड फास्टेस्ट, दुनिया में सेकंड फास्टेस्ट कौन है इस फील्ड में, करेक्ट आंसर इज रिलायंस रिटेल, ठीक है। तो बस इतने बड़े क्वेश्चन में 3 चीजें आपके मतलब की थी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में फिल्टर आउट करना है चीजों को, लैंग्वेज को फिल्टर आउट करके सिर्फ स्पेसिफिक जानकारी अपने दिमाग में बैठानी, टू द पॉइंट वाली, ठीक है। ग्लोबल रिटेल पावर हाउस की रैंकिंग की रिपोर्ट आई, उसमें सेकंड फास्टेस्ट किसको बोला गया, सेकंड फास्टेस्ट बोला गया आपका रिलायंस रिटेल। फास्टेस्ट आपका वॉलमार्ट था, फास्टेस्ट वॉलमार्ट को मिला है, तो रिलायंस रिटेल याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन शेख जायद बुक अवार्ड। एक लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है, ऐसे लोग जो अरेबिक लिटरेचर में काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, शेख जायद बुक अवार्ड। तो किसी इंडियन पर्सन को ये अवार्ड मिला है, इंडियन कहना ठीक नहीं रहेगा, इंडियन ओरिजिन कहना ठीक रहेगा, क्योंकि वो पर्सन इंडिया की अब सिटीजन नहीं है,
who recently became the first Indian origin person to win Sheikh Zayed Book Award? Amazon नहीं है, Walmart है. डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन. ठीक है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन. अरेबिक लिटरेचर के लिए इनको अवार्ड मिला. ये आपका यूएसए की सिटीजन है, वहीं पढ़ाती भी है ये. तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हैज वॉन द शेख जायद बुक अवार्ड. ठीक है, बस अवार्ड सेक्शन में मे भी शायद पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट एडिशन ऑफ. अब देखिए, अपने मतलब की चीज ढूंढिए. फर्स्ट एडिशन ऑफ किसका? कोई रिपोर्ट आई है पक्का. रिपोर्ट का नाम देखते हैं. नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन. एक रिपोर्ट है, नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन. ये रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी? मई 2021 में. ये रिपोर्ट कहती क्या है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पोजेस अ हाई थ्रेट टू 219 इंडेंजर्ड स्पीसीज. यानी जो हम नेचर में स्मगलिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, या फिर आपका कहीं पे वॉर वगैरह हो जाता है, फाइट वगैरह हो जाती है बॉर्डर्स पे, तो इन सब चीजों में आपका कई सारी स्पीसीज खतरे पे आ चुकी है. उनकी आप मान के चलिए वो खत्म भी हो सकती है कभी भी. तो ये वाली रिपोर्ट पब्लिश किसने की है? सबसे पहले हमने क्या पकड़ा? रिपोर्ट का नाम, नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन. अब ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN. IUCN का काम यही है कि नेचर के कंजर्वेशन को प्रमोट करना. ये लोग एक पूरी रेड बुक बना के रखें जिसमें आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, इस तरह की पूरी लिस्ट बना के रखी है उन्होंने, IUCN वालों ने. तो आपको बताना है IUCN का हेडक्वार्टर का है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इसकी एक रिपोर्ट है, नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन. आपको बताना है IUCN का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. बढ़िया. हेडक्वार्टर इसका याद रखिए, स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड की अभी कैपिटल तो देख ली थी, बर्न है. हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में. ठीक है, इतना सब ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव रीस्टोर फंड वर्थ $200 million टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? Which organization launched the first of its kind initiative, Restore Fund, worth $200 million to remove carbon from the atmosphere? बताइए. गूगल, एप्पल, an apple a day keep the doctor away. अरे सब कहने वाली बातें, कुछ नहीं होता उनसे. करेक्ट आंसर इज एप्पल. ये खाने वाला एप्पल नहीं है, ये आईफोन वाला एप्पल है. ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक फंड बनाया, रीस्टोर फंड. इसको ये यूज करेंगे ताकि जो फॉरेस्ट वगैरह लगा सके. फॉरेस्ट वगैरह लगा के क्या है, ये कार्बन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्बन को कंट्रोल करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे. तो फॉरेस्टेशन वगैरह करा जाएगा इस पैसे से. एक पैसा इन्होंने इकट्ठा करके रखा है, उसको कह रहे हैं रीस्टोर फंड. उस पैसे से क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे. ये एप्पल के मालिक कौन है? CEO बता सकते हैं एप्पल के कौन होगा? एप्पल का CEO विस्की अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. देख लीजिए भाई, आपके केस में अगर काम कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है, अगर काम कर रही है ये चीज तो.
टिम कुक। गूगल के सीईओ कौन है? टिम कुक। कुक एप्पल। चलिए, तो ये आज के आपके 24 क्वेश्चंस हैं। कल आपका फिर टेस्ट रहेगा 11 AM पे। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट कल मैं पक्का आपका 11 AM पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। आपको 11 to 12:30 टेस्ट आपका रहेगा, उसके लिए रेडी रहिए। कल मेरे ख्याल से कल टेस्ट नंबर 6 होगा, ठीक है? तो कल टेस्ट नंबर 6 देंगे, संडे का ब्रेक लेंगे। संडे को अब आपको क्या करना है, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, संडे को रिवीजन रहेगा। जितना भी आपने पढ़ा है उस सबका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं ना, रिवाइज जरूर करिए, वरना पढ़ने का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला। प्लीज इसको ध्यान रखिए, रिवीजन पे फोकस ज्यादा रखिए, वरना जितना भी पढ़ा है वो सब फेल हो जाएगा। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, रिवीजन जरूर मेंटेन करिए। तो चलिए फिर इसी के साथ अलविदा लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू।